गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा आज हम करेंगे फुल केमिस्ट्री, ठीक है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम टच करेंगे, बाकी टॉपिक को हम नहीं करेंगे। थोड़ा सा फास्ट रिवीजन होगा, रैपिड रिवीजन होगा, ओके। हाँ जी, फर्स्ट चैप्टर है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। बेटा यहाँ से हर साल क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड का, कि जब किसी मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करेंगे, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा और इससे वाइट कलर की ऐश जो है, वाइट कलर का मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रेजेंट होगा। अब क्वेश्चन यहाँ से ये भी आ जाता है कि हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले सैंड पेपर से साफ क्यों करते हैं, ताकि उसकी जो ऑक्साइड लेयर है हम वो रिमूव कर सकें। उसके बाद एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कि कोई ऐसी केमिकल रिएक्शन लिखो जिसमें चेंज इन स्टेट शो कर रहा हो, चेंज इन कलर शो कर रहा हो, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, ओके। तो यहाँ से आप एक एक एग्जाम्पल देके रिएक्शन को शो कर सकते हैं। उसके बाद आपको केमिकल इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए, ठीक है। फिर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है और 1 नंबर MCQ में आ जाता है कि हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड क्यों करते हैं, टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उसके बाद हमें बैलेंसिंग, किसी भी केमिकल इक्वेशन को, रिएक्शन को बैलेंस करना जरूर आना चाहिए। एग्जाम में ये मान के चलो आप फुल केमिस्ट्री में 3-4 नंबर आप यहीं से ऑब्टेन कर लेंगे बाय डूइंग बैलेंसिंग, ओके। उसके बाद हम करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन में हमें पता चल रहा है नाम से ही कंबाइन होती है, जब 2 चीज़ें या 2 से ज़्यादा चीज़ें एक साथ कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट बन जाए। यहाँ क्विकलाइम की भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बेटा हर साल आज तक कोई एग्जाम ऐसा नहीं गया कि क्विकलाइम की इक्वेशन ना आई हो, रिएक्शन ना आई हो। तो क्विकलाइम को जब हम वाटर में डिजोल्व करेंगे, चाहे आए किसी से भी रिलेटेड आए, क्विकलाइम को जब हम पानी में डिजोल्व करेंगे तो स्लेक्ड लाइम बन जाएंगे, ताकि इसको दीवार पर हम अप्लाई करते सकते हैं। ये कौन सी रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ये कौन से रिएक्शन का एग्जाम्पल है बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। और इसमें हीट भी निकलती है, इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। साथ में इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। उसके बाद देखे बेटा, इसके बाद अगर हम क्विकलाइम को दीवार पर अप्लाई करते हैं तो वो किसके साथ रिएक्ट कर जाएगी, CO2 के साथ, और एक सॉलिड चीज़ बना देगी जिसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब चूने का पत्थर, जो कि सीमेंट का भी फॉर्मूला होता है, मार्बल का भी फॉर्मूला होता है, चौक का भी फॉर्मूला होता है, और साथ में क्या निकल जाएगा, वाटर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये कंबशन भी हो सकता है, बर्निंग ऑफ अ कोल, ये कंबशन की कॉम्बिनेशन का भी एग्जांपल है। कंबशन रिएक्शन कि कार्बन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होगा तो कौन सी गैस निकलेगी, CO2 गैस निकलेगी, ठीक है। अब यहाँ से भी बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन आ जाता है कि जो कि रेस्पिरेशन है उसको मतलब हम एक्सोथर्मिक कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि रेस्पिरेशन में हमें बहुत सारी क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, इसलिए हम उसको क्या बोल सकते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हाँ जी। उसके बाद हमारी है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज का मतलब होता है टूटना, जब कोई एक रिएक्टेंट बहुत सारे प्रोडक्ट में टूट जाए, डिकम्पोज हो जाए, तो ये हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, बहुत ज़्यादा बार आ जाती है। जो फेरस सल्फेट है, जब वो डिकम्पोज होगा, हीट की हेल्प से टूटेगा, तो वो थर्मल डिकम्पोजिशन कहलाएगा। फेरिक ऑक्साइड्स SO2 SO3 और ये गैसेज यहाँ से निकल जाएंगी। इसके अंदर वाटर भी होता है, जिसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी बोलते हैं। और ये कितने मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होता है, फेरस सल्फेट के अंदर 7S2 होता है, 7 मॉलिक्यूल्स इसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, ओके। फिर एक क्वेश्चन आता है कि ये भी थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल है कि जब दीवार पर जो सफ़ेदी हमारी वो सूख गई है, तो वो चूना का पत्थर बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। अगर उस पर लगातार कॉन्टिन्यूसली हीट पड़ती रही तो वो दोबारा से क्विकलाइम, मतलब हमें चूना ऑब्टेन हो जाएगा और CO2 गैस उससे रिमूव आउट हो जाएगी, ओके। तो यहाँ से अब नेक्स्ट है हमारा ये मोस्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए। लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करेंगे तो लेड ऑक्साइड निकलते हैं, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओके। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के ब्राउन कलर के फ्यूम होते हैं बेटा, क्वेश्चन आ जाता है कैसे कलर के फ्यूम होते हैं, ब्राउन कलर के, और साथ में ऑक्सीजन भी रिमूव आउट हो जाएगी। ये तीनों एग्जांपल थे थर्मल डिकम्पोजिशन के। उसके बाद इलेक्ट्रोलिटिक का डिकम्पोजिशन का ये जो डायग्राम है बहुत ज़्यादा बार पूछ लिया जाता है, इसकी लेबलिंग भी पूछ ली जाती है। और इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो रहा है वाटर के अंदर से, तो जो हाइड्रोजन की रेशियो होगी वो 2:1 होगी, क्योंकि हाइड्रोजन दुगने अमाउंट में प्रेजेंट होता है वाटर के अंदर, ओके। उसके बाद ये हमारा है कौन सा डिकम्पोजिशन,
फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, जो कि किसकी प्रेजेंस में होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। सिल्वर क्लोराइड को इसीलिए हम डार्क कलर की बोतल में रखते हैं ताकि उस पर सनलाइट ना गिरे और वो सिल्वर और क्लोरीन गैस में डिकम्पोज ना हो। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम से ही पता चल रहा है जब कोई एक ताकतवर चीज़ दूसरी कमजोर चीज़ को हटा दे। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में Fe इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो Fe कॉपर को हटाएगा तो कॉपर अलग हो जाएगा और FeSO4 बन जाएगा। ओके, तो यहाँ ये चेंज इन कलर का एग्जाम्पल भी हो सकता है क्योंकि कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू कलर का होता है और फेरस सल्फेट का कलर कैसे कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। उसके बाद और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। यहाँ पर हो सकता है बेटा नो रिएक्शन भी आ जाए, अगर कोई लेस रिएक्टिव जो है एलिमेंट इधर है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट इधर है, तो वो उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो यहाँ इधर क्या लिखा जाएगा, नो रिएक्शन। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा। शायद ही एक आधा एग्जाम ही ऐसा गया होगा जिसमें ये रिएक्शन ना पूछी गई हो, अदरवाइज हर एग्जाम में पूछी जाती है। यहाँ पर देखें Na2SO4, ठीक है, Na2SO4 एक्वस फॉर्म में है, सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराएंगे, दोनों ही एक्वस फॉर्म में है, बट जो प्रोडक्ट बनेंगे वो एक एक्वस फॉर्म में बनेगा, दैट इज सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड एक्वस फॉर्म में बनेगा और बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएंगे, इसी वजह से, जो कि कैसे कलर के होंगे, व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट फॉर्म होंगे। इसी वजह से इस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं और डबल डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि सोडियम इधर आ गया और बेरियम इधर चला गया, इसलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। उसके बाद हमारी नेक्स्ट रिएक्शन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ये जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है बेटा। इन तीन रिएक्शंस को बहुत अच्छे से कर लेना, एक ये वाली रिएक्शन, ये वाली और ये वाली, इनमें वो कोई भी चीज़ पूछ सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट भी पूछ सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी पूछ सकता है, कौन सी ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, वो कुछ भी पूछ सकता है, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस भी पूछ सकता है, रिड्यूस्ड सब्सटेंस भी पूछ सकता है, ठीक है, हाँ जी। उसके बाद कोरिजन और रेंसिडिटी। कोरिजन होता है किसी मेटल का खराब होना और रेंसिडिटी होता है फूड आइटम का, जो खाने वाले आइटम है उनका खराब होना। कोरिजन में सिल्वर का एग्जांपल होता है, ब्लैक कलर हो जाती है, कॉपर ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है और लोहे पर रस्ट आ जाता है। अलग अलग सबके फॉर्मूलाज होते हैं, वो भी कर लेना डिटेल में। रेंसिडिटी में जो फूड आइटम है वो सील जाते हैं, मतलब एक तरीके से, और रेंसिड फूड रेंसिड ना हो, हम नाइट्रोजन गैस भी डालते हैं ओके पैकेट्स में, और विटामिन ई भी हमें फूड में मिलाएंगे तो फूड इजीली रेंसिड नहीं होगा। इसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम कर रहे हैं सेकंड चैप्टर। हाँ जी, अब हमारा सेकंड चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट। ओके, सेकंड चैप्टर में यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार लिटमस पेपर के ऊपर या किसी भी सॉल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार आता है। कोई भी इंडिकेटर हो, चाहे वो लिटमस हो, फिनोफ्थलीन हो, मिथाइल ऑरेंज हो, जो भी जो भी इंडिकेटर का नाम यहाँ गिवन है। लिटमस सॉल्यूशन कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, लिचन से ऑब्टेन किया जाता है। ओके, उसके बाद यहाँ पर कि जो एसिड और बेसिस लेबोरेटरी में होते हैं, ठीक है, कुछ स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, कुछ वीक भी होते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये इंडिकेटर कौन सा, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, वो एग्जांपल देके पूछ लेगा, वनीला, अनियन, क्लोव, ये सारे किसका एग्जांपल है, ओल्फैक्टरी, मतलब जिनकी स्मेल से ही हमें पता चल जाएगा। अब ये नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि जब भी कोई मेटल, बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में पूछी जाती है कि कोई भी मेटल किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। अब क्वेश्चन ये आता है कि आपको कैसे पता चला कि इससे हाइड्रोजन गैस निकली है, जब हमें इस अननोन गैस को सॉफ्ट सॉल्यूशन से पास कराया तो बबल बन गए, और जब बबल के पास हम बर्निंग कैंडल को लेके आए तो बर्निंग कैंडल ने कौन से साउंड प्रोड्यूस की, पॉप साउंड प्रोड्यूस करी, और इससे हमें पता चल जाएगा कि पॉप साउंड कौन सी गैस की होती है, हाइड्रोजन गैस की होती है। तो हमें ये इंडिकेट करता है कि कोई भी रिएक्शन है किसी भी मेटल की जब एसिड के साथ होगी तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती। अब बेटा बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो जिंक ग्रैन्यूल्स है अगर उनको और भी स्मॉल पीसेस में कर देते, बिल्कुल उनका पाउडर डाल देते, बहुत एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, तो क्या इफेक्ट पड़ता, तो रिएक्शन फास्ट हो जाती। और जिंक ग्रैन्यूल्स के अगर पीसेस का साइज बड़ा करेंगे तो जो रिएक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। ओके, हाँ जी बेटा, बहुत सारे बच्चे हमेशा ऐसा मानते हैं कि कोई भी एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो सोल्ट और हाइड्रोजन गैस बनेगी। ये बात सिर्फ एसिड पे ही अप्लाई नहीं होती है, बेस पर भी अप्लाई होती है कि जब कोई बेस
किसी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो भी सोल्ट बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। NaOH बेस है, मेटल के साथ रिएक्ट करेगा और सोडियम जिंकेट बन जाएगा Na2ZnO2 और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। नेक्स्ट रिएक्शन है कोई भी मेटल कार्बोनेट CO3 जिसको पीछे भी हो, मेटल के पीछे हो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब HCO3 हो, तो वो एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो हाइड्रोजन गैस नहीं बनाएंगे बेटा। वो कौन सी गैस बनाएंगे, ये मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन है। तो वो बनाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देखो जब कोई मेटल रिएक्ट करेगी किसी एसिड के साथ तो वो बनाएंगे हाइड्रोजन गैस, बट जब कोई मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करेगा तो वो बनाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके उसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर, कि जो एसिड और बेसिस है वो आपस में रिएक्ट कैसे करते हैं। ये बहुत पुरानी रिएक्शन है कि जब कोई बेस एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। तो वो सोल्ट और वाटर बनाता है जो कि किस में बनता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ना एसिड रहा ना बेस, न्यूट्रल हो गए, इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो अब बात ये आती है रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड। अब हमें ये पता होना चाहिए कि मेटल का ऑक्साइड किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है, और नॉन मेटल का ऑक्साइड किस नेचर का होता है बेटा, एसिडिक नेचर का होता है। नॉन मेटल का मेटालिक ऑक्साइड मतलब CaO, ये किस नेचर का है, बेसिक नेचर का। जब इसको पानी में डिजोल्व करेंगे ना तो हाइड्रोक्साइड बना देगा। बट नॉन मेटल का मान लो NO2, SO2, ये सारे किस नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। ओके यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है एग्जाम में कि जब हम किसी एसिड को डालेंगे तो वो हाइड्रोजन आयन जनरेट कर देगा, मतलब आयंस जनरेट कर देंगे। बट जब हम ग्लूकोज या अल्कोहल, मतलब ये 4 चीज़ें लेके बता रहा है वो, ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हम 4 सॉल्यूशन लेते हैं, किस में आयन में कन्वर्ट होगा और किस में नहीं होगा। बेटा ग्लूकोज और अल्कोहल आयन में कन्वर्ट नहीं होता है जब हम उसको वाटर में या इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, बट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, बट अल्कोहल और ग्लूकोज की प्रेजेंस में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। उसके बाद बेटा कई बार एग्जाम में, बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में ये फिगर दे दी जाती है और इस फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन, मोइस्ट लिटमस पेपर ही क्यों लिया, क्योंकि अगर मोइस्ट ना लेते तो हमें गैस का पता नहीं चलता कि ये एसिडिक है या बेसिक है। ओके अब यहाँ पर मोइस्ट लिटमस पेपर जो है वो ब्लू से रेड हो रहा है, तो इसका मतलब ये निकलने वाली गैस कैसी है, एसिडिक है। और एक बार तो एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया था कि जो ये गार्ड ट्यूब है इसके अंदर कैल्शियम क्लोराइड होता है, तो वो क्या होता है, वो सुखाने के लिए, किसी भी गैस का पानी निकालने के लिए, पानी एब्जॉर्ब करने के लिए, तो इसको डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी बोलते हैं, किसको, कैल्शियम क्लोराइड को। बिल्कुल डीपली क्वेश्चन पूछा गया था। ओके फोकस करना इस पर। उसके बाद जब किसी एसिड को पानी में मिलाएंगे तो वो एसिड ही रहेगा, ठीक है। तो H पॉजिटिव कह लो या H3O पॉजिटिव कह लो, एक ही बात है। H3O पॉजिटिव कब बन जाते हैं, हाइड्रोनियम आयन कब बनते हैं, जब वो पानी में वो चीज़ क्या हो जाती है, डिजोल्व हो जाती है। ओके ये कई बार ये साइन भी आ जाता है एग्जाम में कि ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट कर रहा है कि हमें एसिड के साथ बहुत अच्छे से मतलब प्रोटेक्ट होके काम करना चाहिए, कभी भी एसिड हमें हाथ वगैरह पे नहीं डालना चाहिए, वार्निंग साइन दिखा रखा है। ओके उसके बाद ये क्या होगा, यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन आता है कि पानी में एसिड मिलाना चाहिए या एसिड में पानी। तो नींबू पानी बनाते वक्त हम नींबू को पानी में निचोड़ते हैं, इसलिए एसिड को पानी में मिलाना चाहिए बाय ड्रॉप, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि जब हम एसिड में एसिड को पानी में मिलाते हैं तो उसकी कंसंट्रेशन वो डिक्रीज होती है या इंक्रीज, उसकी कंसंट्रेशन क्या होती चली जाती है, डिक्रीज हो जाती है, और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, डाइल्यूशन कहलाता है। ओके अब उसके बाद पीएच मीटर से क्वेश्चन आ जाता है, पीएच पेपर से। ये पीएच 7 पे क्या होती है, न्यूट्रल, लेस देन 7 क्या होती है, एसिडिक, मोर देन 7 क्या होती है, बेसिक। ओके हाँ जी, बहुत बार क्वेश्चन इस पीएच पेपर से भी आ जाता है। अगर जितना ज़्यादा रेड कलर होगा तो वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। ग्रीन क्या शो करता है, न्यूट्रल के आसपास शो करता है, और ब्लू क्या शो करता है, बहुत ज़्यादा बेसिक शो करता है। ओके अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, कि हमारी एवरीडे लाइफ में पीएच की क्या इंपॉर्टेंस है। तो हमारी बॉडी जो वर्क करती है वो 7 to 7.8 की रेंज में काम करती है, और अगर रेन वाटर की पीएच लेस देन 5.6 हो जाए तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, एसिड रेन हो जाता है। अब पीएच का क्या रोल है डाइजेस्टिव सिस्टम में, कि डाइजेस्टिव सिस्टम में गैस्ट्रिक ग्लैंड से जूस सिक्रीट होता है जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस, उसका एक कॉम्पोनेंट होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर ये ज़्यादा सिक्रीट हो गया
गया, हमने अच्छे तरीके का खाना ना खाया तो हमारे स्टमक में एसिडिटी क्रिएट कर देगा, जिसको ठीक करने के लिए हमें क्या लेना चाहिए, एंटासिड लेना चाहिए। ठीक है, और एंटासिड क्या एग्जांपल हो सकता है, इनो भी हो सकता है, माइल्ड बेस होता है जिसको क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इससे पीने से क्या हो जाती है, ठीक, एसिडिटी ठीक हो जाती है। अब सीधी सी बात है, कभी कभी हमारा टूथ डिके भी हो जाता है। हमारे माउथ की पीएच जब 5.5 से कम हो जाएगी तो टूथ एनामल, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है हमारे टीथ की, जो कि व्हाइट कलर की होती है, जो कि हमारी बॉडी की सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस होती है, ये डिग्रेड होना शुरू हो जाती है और ये कैल्शियम और फॉस्फेट से मिलकर बनती है। जब ये डिग्रेड होना शुरू हो जाएगी, इसका मतलब हमारे माउथ में क्या ग्रो कर चुके हैं, बैक्टीरिया ग्रो कर चुके हैं। अब हमारे माउथ की पीएच एसिडिक रहती है तो हमें क्या अप्लाई करना चाहिए, बेस अप्लाई करना चाहिए, और टूथपेस्ट में क्या होता है, बेस होता है। हाँ जी, उसके बाद आता है कि जो मधुमक्खी होती है उसके डंक में क्या प्रेजेंट होता है, मधुमक्खी के डंक में क्या प्रेजेंट होता है, एसिड प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हमारा हाथ लाल हो जाता है, स्वेलअप हो जाता है। और वो कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, मीथेनोइक एसिड प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से बर्निंग पेन होता है। हाँ जी बेटा, उसके बाद जो विनेगर होता है उसमें कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है। ऑरेंज में सिट्रिक एसिड, खट्टी चीज़ों में सभी में सिट्रिक एसिड होता है। टमरी में टारटरिक एसिड, टोमेटो ओ पर खत्म हो रहा है तो ऑक्सैलिक एसिड। सोर मिल्क, खट्टे दूध में या खट्टी दही में दही में लैक्टिक एसिड होता है। लेमन में सिट्रिक एसिड। एंट और नेटल स्टिंग में कौन सा एसिड होता है, मिथेनोइक एसिड। दोनों में इसका दूसरा नाम क्या होता है, फॉर्मिक एसिड। उसके बाद हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉल्ट्स के बारे में। ओके, हाँ जी बेटा, तो कॉमन सोल्ट बहुत सारे केमिकल्स का रॉ मटेरियल होता है। तो सबसे पहले कौन सा सोल्ट करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है NaOH। यहाँ से देखिएगा NaOH, और NaOH को कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं। तो जब हम NaCl को पानी में डिजोल्व करके, जब NaCl को पानी में डिजोल्व करेंगे बेटा, तो उस सॉल्यूशन को ना नमक के घोल को बोलते ब्राइन। नमक के घोल को क्या बोलते, ब्राइन। और जब ब्राइन से इलेक्ट्रिसिटी पास कराते तो हमें 3 चीजें मिलती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस। और ये पूरा का पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, क्लोर एल्केली प्रोसेस, क्योंकि हमें इसमें बेस मिलता है। बेस को क्या बोलते हैं, एल्केली। NaOH किसके लिए रिप्रेजेंट करता है, एल्केली के लिए। और क्लोर मतलब फॉर क्लोरीन। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा बार आता है। H के ऊपर पॉजिटिव साइन होता है, इसलिए कौन से एंड पर हमें ऑब्टेन हो जाती है, कैथोड पर। और एनोड पर कौन सी गैस ऑब्टेन होती, क्लोरीन गैस ऑब्टेन होती है। ठीक है, इनके यूजेस भी करना, इस फिगर को बहुत अच्छे से करके जा रहे हैं। उसके बाद हमारा कौन सा सोल्ट है, ब्लीचिंग पाउडर। जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर कॉमन नेम है, केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड केमिकल नेम होता है। और ये ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है। ये बनेगा कैसे, जब हम स्लेक्ड लाइन से चूने के पानी में से कौन सी गैस पास कराएंगे, क्लोरीन गैस पास कराएंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर, और साथ में क्या बन जाएगा, वाटर। ओके, हाँ जी बेटा, आपके ये 3-4 पेजेस जो है ना, जो सॉल्ट वाले, आपको मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि 5 नंबर फाइनल एग्जाम में आपको जरूर दिला देंगे। ओके, 5 नंबर फाइनल एग्जाम में आपको जरूर दिला देंगे। हाँ जी बेटा, तो ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस भी देखेंगे। तो ब्लीचिंग पाउडर जो है, आपने देखा होगा हेयर वगैरह पे ब्लीच करते, कपड़ों पर ब्लीच करते, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ब्लीचिंग पाउडर यूज़ होता है। केमिकल इंडस्ट्री में एज अ ऑक्सीडेशन ब्लीचिंग पाउडर यूज़ होता है। और जो पानी है उसके बैक्टीरिया जर्म्स को किल करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा। मैंने पहले भी बताया हुआ है, बेकिंग सोडा डालते हैं चुटकी भर, और बेकिंग पाउडर जो कि बेकिंग सोडा से ही बनता है वो डालते कटोरा भर, बहुत ज़्यादा डालते हैं। बेकिंग सोडा देखो कैसे, बेकिंग सोडे का क्या फॉर्मूला होता है, NaHCO3। ठीक है, ये कैसे बनता है, NaCl, वाटर, CO2 और एमोनिया। जब इन चारों चीज़ों को बनाएंगे तो बेकिंग सोडा बनेगा और साथ में एमोनियम क्लोराइड बनेगा। जब हम इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, Na2CO3 बन जाएगा और साथ में वाटर एमिट आउट हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी। उसके बाद यूजेस क्या है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा क्या बनाने के काम आता है, बेकिंग पाउडर। अब क्वेश्चन ये आता है कि बेकिंग पाउडर बनता कैसे है। जब बेकिंग सोडा में हम कोई भी एसिड, H पॉजिटिव किस में होते हैं, एसिड में, कौन सा एसिड मिलाएंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं, खाने वाला एसिड, जिस एसिड को हम मतलब ईट कर सकें, तो क्या बन जाएगा, CO2 वाटर और सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, मतलब यहाँ बन जाएगा आपका बेकिंग पाउडर।
ओके। तो जो बेकिंग सोडा है वो फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी यूज होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट सॉल्ट है वॉशिंग सोडा। जब हम Na2CO3 में 10 वाटर मॉलिक्यूल मिलाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, वॉशिंग सोडा बन जाएगा। वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है, सोडियम कार्बोनेट इनटू डेकाहाइड्रेट। डेका वर्ड किसके लिए यूज होता है, 10 वाटर मॉलिक्यूल के लिए। और जब हम वॉशिंग सोडा, बेटा वॉशिंग सोडा को पानी से कैसे याद रखना है, क्योंकि कपड़े हम बिना पानी के नहीं धो सकते ना, इसलिए वॉशिंग सोडा के अंदर 10 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और ये कैसा सॉल्ट होता है, बेसिक सॉल्ट होता है। इसके यूजेस क्या है वॉशिंग सोडा के, सोडियम कार्बोनेट जो है ग्लास और पेपर इंडस्ट्री में भी यूज होता है, ठीक है। ये परमानेंट हार्डनेस को भी, वाटर की हार्डनेस को भी रिमूव करने के काम आता है। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या सॉल्ट सच में ही ड्राई होती है? नहीं, जब किसी सॉल्ट को हम टेस्ट ट्यूब में डाल के हीट करेंगे तो उससे वाटर के ड्रॉपलेट्स बाहर निकलेंगी। इसका मतलब पानी उसमें हिडन फॉर्म में था, क्रिस्टलाइजेशन की फॉर्म में छुपा हुआ था, इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कॉपर सल्फेट के अंदर कितना होता है, 5 मॉलिक्यूल होता है। वॉशिंग सोडा के अंदर कितना होता है, 10 होता है। कैल्शियम सल्फेट के अंदर मतलब जिप्सम के अंदर कितना होता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होते हैं। ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉल्ट है, बार बार बोल रही हूँ, यहाँ से 5 नंबर का एग्जाम में जरूर आएगा। अब ये पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस, ओके। अगर जिप्सम को हम 373 केल्विन पर या 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं तो उससे वाटर का मॉलिक्यूल लॉस हो जाते हैं और क्या बन जाता है, पीओपी। पीओपी का नाम क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। हेमी का मतलब होता है आधा। बेटा यहाँ कैल्शियम की बजाय कॉपर मत करके आना, ओके। उसके बाद ये रिएक्शन देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ क्या होगी, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट में जब हम 1.5 वाटर मॉलिक्यूल मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, जो कि किसका फॉर्मूला होता है, जिप्सम का। इसी के साथ हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे थर्ड चैप्टर। हाँ जी, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल। तो मेटल और नॉन मेटल की सबसे पहले हमें कौन सी प्रॉपर्टी पढ़नी है, फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है। फिजिकल प्रॉपर्टी में कि मैटर जो है प्योर स्टेट में होती है, शाइनिंग सरफेस होता है, और शाइनिंग वाली प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, शाइन वाली प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, लस्ट्रस बोलते हैं। उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि मेटल जनरली क्या होती हैं, हार्ड होती हैं। मेटल जनरली क्या होती हैं, हार्ड होती हैं। मेटल क्या होती हैं, मैलिएबल होती हैं। गोल्ड और सिल्वर सबसे ज़्यादा क्या है, मैलिएबल मेटल होती हैं। मेटल डक्टाइल भी होती हैं। 1 ग्राम गोल्ड कैन ड्रोन इनटू 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर। मतलब गोल्ड सबसे ज़्यादा डक्टाइल और मैलिएबल मेटल होती है। तो मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी सबसे ज़्यादा होती है गोल्ड की, उसको हम किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद इस एक्टिविटी से, इस फिगर से वो क्या शो कर रहा है कि वो गुड कंडक्टर, मेटल जो होती है वो गुड कंडक्टर ऑफ, यहाँ से भी एक बार फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आता था कि इससे देख के बताओ, तो ये कंडक्टिविटी शो कर रही है, ओके। तो नेक्स्ट है कि जो मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ होती हैं इलेक्ट्रिसिटी के। क्या शो कर रही है कि जो नेक्स्ट फिगर है वो मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब नॉन मेटल के लिए सब कुछ उल्टा कर देना। नॉन मेटल लस्ट्रस नहीं होती, एक ही नॉन मेटल ऐसी है जो कि लस्ट्रस होती है। यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो मेटल है मरकरी को छोड़ के बाकी सभी क्या होती हैं, सॉलिड होती हैं, और सभी का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। हाँ जी, उसके बाद आता है कि जो गैलियम और सीजियम है, ये 2 ऐसी मेटल हैं कि जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा क्या होता है, लो होता है। हमारी हथेली पर रखते ही क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। आयोडीन एक ऐसी नॉन मेटल है जो कि क्या करती है, शाइन करती है। कार्बन नॉन मेटल है, फिर भी 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, एक तो डायमंड में और दूसरी ग्रेफाइट में। डायमंड दुनिया की सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस है। ग्रेफाइट कंडक्ट करता है किसको, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। एल्कली मेटल लिथियम, सोडियम, पोटाशियम बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं, चाकू से भी आराम से कट सकती हैं, और इनकी डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा लो होती है, और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा लो होता है, ओके। उसके बाद हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, ओके। तो केमिकल प्रॉपर्टी में कि जो मेटल होती हैं वो एयर में बर्न हो जाती हैं। आपको इस रिएक्शन से पता लग जाएगा कि कॉपर है मेटल है, एल्यूमिनियम है मेटल है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगी तो क्या बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड। बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कॉपर ऑक्साइड का कलर कैसा होता है, ब्लैक कलर का होता है। जब एल्यूमिनियम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबाइन होगी तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा,
ओके सेम यहाँ पर कि जब कोई मेटल का ऑक्साइड किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और जब कोई मेटल ऑक्साइड किसी बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, तो कुछ मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। यहाँ से क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं, वो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं, बेस के साथ भी। इसका मतलब खुद वो बेस भी बन सकते हैं और एसिडिक नेचर के भी बन सकते हैं। ऐसे ऑक्साइड्स को क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। बुक में 2 एग्जाम्पल दे रखे, आपका एग्जाम्पल लेड और टिन एग्जाम्पल भी यहाँ एम्फोटेरिक ऑक्साइड में आ सकता है। हाँ जी बेटा, उसके बाद हमें जो मेटल बहुत ज़्यादा पोटाशियम और सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं उनको कौन से ऑयल में रखना चाहिए ताकि वो रिएक्ट ना करें, एयर और वाटर के साथ रिएक्ट करें ना करें, केरोसिन ऑयल में रखना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि एल्यूमिनियम जो है ऑक्साइड, थिक ऑक्साइड लेयर अगर एल्यूमिनियम के ऊपर चढ़ा दें तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, एनोडाइजिंग। उसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि जो मेटल्स होती हैं वो वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करती है। अभी अभी हमने देखा कि जो मेटल हैं वो ऑक्सीजन के साथ, बट अब हम यहाँ क्या देखेंगे कि जो मेटल है वो वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करती हैं। तो जब भी कोई मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो वो मेटल ऑक्साइड बनाती है, मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे मेटल पोटाशियम है, सोडियम है, पानी के साथ रिएक्ट करेगी। बेटा सोडियम और पोटाशियम इतनी ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होते हैं, इस पेज से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। सोडियम और पोटेशियम हाईली रिएक्टिव मेटल होती हैं, तो वो ठंडे पानी के साथ भी रिएक्ट करके क्या बना देंगी, बेस बना देंगी और साथ में हाइड्रोजन गैस निकाल देंगी। ओके, उसके बाद क्वेश्चन आता है कि मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल का, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल होती हैं। ये भी पानी के साथ रिएक्ट करेंगी, बट ये ठंडे के साथ नहीं, गर्म पानी के साथ रिएक्ट करेंगी। ये कैसे पानी के साथ रिएक्ट करेंगी, गर्म पानी के साथ रिएक्ट करेंगी, ये ठंडे के साथ नहीं, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेंगी और क्या बना देंगी, हाइड्रोक्साइड बना देंगी, मेटल हाइड्रोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस दोनों के लिए। और ये फिर कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है वाटर के ऊपर फ्लोट भी करता रहेगा। अब बात आती है कि उन मेटल की जो मेटल बहुत ही कम रिएक्टिव होती हैं, तो वो ना ठंडे के साथ करेंगी ना गर्म पानी के साथ रिएक्ट करेंगी। वो किस पानी के साथ रिएक्ट करेंगी बेटा, वो करेंगी स्टीम के साथ। यहाँ ब्रैकेट में ध्यान देना, H2O की ब्रैकेट में क्या है, जी का मतलब ये किस फॉर्म में प्रेजेंट है, गैसियस फॉर्म में, मतलब स्टीम, क्योंकि स्टीम बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होती है ना, इसलिए स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगी। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा जाता है। हाँ जी बेटा, यहाँ पर देखें जो HNO3 के बारे में क्वेश्चन आता है, मैं शुरू से ही बता रही हूँ कि सारी की सारी मेटल किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करेंगी तो हाइड्रोजन गैस कराएंगी। बट मैं अब ये कह रही हूँ कि कुछ मेटल ऐसी हैं, बहुत सारी मेटल ऐसी हैं, जब वो HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगी तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करेंगी, क्योंकि नाइट्रिक एसिड है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। वो H2 को कन्वर्ट किस में कर देता है, वाटर में कन्वर्ट कर देता है। बट इसका भी एक एक्सेप्शन होता है, मैग्नीशियम और मैग्नीज दो ऐसी मेटल हैं, जब वो HNO3 के साथ रिएक्ट करेंगी तो कौन सी गैस बन जाएगी, हाइड्रोजन गैस। ओके, उसके बाद यहाँ से बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन आता है एक्वा रेजिया के बारे में। एक्वा रेजिया को रॉयल वाटर बोलते हैं, जिसके अंदर हम दो चीज़ें मिलाते हैं, दो एसिड मिलाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाते हैं और नाइट्रिक एसिड मिलाते हैं। हाइड्रोक्लोरिक को 30 ml लेंगे तो इसको 10 ml लेंगे, मतलब ये 3:1 की रेशो में। एक्वा रेजिया वो सॉल्यूशन है जो कि गोल्ड तक को भी डिसॉल्व कर देता है, बहुत ज़्यादा कोरेसिव होता है, बिल्कुल गोल्ड को भी डिसॉल्व कर लेता है। ओके, उसके बाद ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एग्जाम्पल होते हैं। ये रिएक्शन हमने पहले भी कर ली कि कॉपर सल्फेट को जब Fe के साथ रिएक्ट कराएंगे तो फेरस सल्फेट बन जाएगा। रिएक्टिविटी सीरीज आपको 100% करनी है। इसको आप ऐसे कर सकते, केदारनाथ का मालिक आलू जरा फीके पकाता है, कॉपर मरकरी सिल्वर गोल्ड। केदारनाथ का मालिक आलू जरा फीके पकाता है। ओके, इसको इस तरीके से कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो मेटल और नॉन मेटल वो आपस में कैसे
रिएक्ट करती हैं, तो जो मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करेंगी तो उनके बीच में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। बेटा कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो आपको ये शो करके दिखाना है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की बात करें तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो जब भी सोडियम क्लोराइड फॉर्म होगा, नमक बनेगा, तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनेगा। एक जो मेटल होती है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, जो नॉन मेटल होती है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करती है। और जब कोई एक एलिमेंट डोनेट करता है और दूसरा गेन करता है तो आयंस बनते हैं और जिसको बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड। और हमारा NaCl किसका एग्जाम्पल है? आयोनिक कंपाउंड का। हाँ जी, उसके बाद हमारा Mg मैग्नीशियम क्लोराइड भी किसका एग्जाम्पल है? आयोनिक कंपाउंड का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में आता है। आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज भी आ जाती है। अब जो नमक की प्रॉपर्टीज होती हैं, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। आप नमक को पानी में घोल सकते हो तो आयोनिक कंपाउंड को भी पानी में डिजोल्व कर सकते हो। नमक का मेल्टिंग और पॉइंट कैसा होता है? हाई होता है। तो आयोनिक कंपाउंड का भी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। और नमक भी सॉलिड होता है तो आयोनिक कंपाउंड भी क्या होते हैं? सॉलिड होता है। तो कुछ भी नहीं सोचना आपको, सॉल्युबिलिटी पानी में बिल्कुल सॉल्युबल होता है वाटर में, ठीक है। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जब हम नमक को पानी में घोल देंगे मतलब उसको मोल्टन स्टेट में ले आएंगे तो वो क्या हो जाएगा? मोल्टन स्टेट। तो वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगा? कंडक्ट करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अक्रेंस ऑफ मेटल, कि मेटल की अक्रेंस। तो बेटा यहाँ से मतलब जब हम और किसको बोलते हैं? जब हम अपने बेनिफिट के लिए किसी मेटल को एक्सट्रैक्ट करते तो उसको और बोलते हैं। और जो एलिमेंट और कंपाउंड अर्थ क्रस्ट में हमें पाए जाते हैं उनको मिनरल्स बोलते हैं। बेटा मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, जो एलिमेंट और कंपाउंड हमें नेचुरली अर्थ क्रस्ट की फॉर्म में पाए जाते हैं उनको मिनरल्स बोलते हैं। और जिन मिनरल्स को हम अपने फायदे के लिए एक्सट्रैक्ट करते हैं, जहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं उनको क्या बोलते हैं? और बोलते हैं। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल करेंगे अब हम। ये और का एक्सट्रैक्शन कर लेना बेटा। जो मेटल्स होती हैं वो मॉडरेटली रिएक्टिव भी हो सकती हैं, हाई रिएक्टिविटी भी हो सकती है, मीडियम भी हो सकती हैं, लो रिएक्टिविटी भी हो सकती हैं। जो हाई रिएक्टिव मेटल होंगी उनकी हमेशा क्या करनी पड़ती है? इलेक्ट्रोलिसिस करनी पड़ती है। पर जो मॉडरेटली रिएक्टिव होंगी उनको हम कैल्सिनेशन और रोस्टिंग करेंगे। बेटा ध्यान से सुने, यहाँ रोस्टिंग और कैल्सिनेशन पर बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा जाता है। रोस्टिंग में क्या आता है? एस, तो रोस्टिंग एस आता है। तो रोस्टिंग किसकी की जाती है? सल्फाइड और की। कैल्सिनेशन C4 कैल्सिनेशन C4 कार्बोनेट। ओके, C4 कैल्सिनेशन C4 कार्बोनेट। तो कैल्सिनेशन किसका किया जाता है? कार्बोनेट और का। और रोस्टिंग किसकी की जाती है? सल्फाइड और की। फिर हम ऑक्साइड ऑफ मेटल आ जाएंगे, दोनों में रिडक्शन कर देंगे और हमें प्योर मेटल ऑब्टेन हो जाएगी। मेटल लो रिएक्टिविटी में सिर्फ क्या करते हैं? हम रोस्टिंग करते हैं। ओके, इसी चीज की एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे रखी है नेक्स्ट पेज पर। हाँ जी, बहुत सारे बच्चे बस इस रिएक्शन को नोटिस कर लेते हैं। ये रिएक्शन भी है थर्माइट रिएक्शन। MnO2 प्लस एल्यूमिनियम Mn प्लस Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा। और ये रिएक्शन भी Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम साथ Fe सेपरेट हो जाएगी, Al2O3 क्या हो जाएगा। और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? थर्माइट रिएक्शन। और ये रिएक्शन हम किस लिए करते हैं? रेलवे ट्रैक को क्या करने के लिए? ज्वाइन करने के लिए। ओके, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद रिफाइनिंग ऑफ मेटल। रिफाइनिंग ऑफ मेटल में इस फिगर को ध्यान से देखिएगा। इस फिगर में क्या है? ये एनोड है, ये कैथोड है। कैथोड बोलते नेगेटिव को, एनोड बोलते पॉजिटिव को। प्योर मेटल एनोड की बनाएंगे, मतलब एनोड की इम्प्योर वाली ले लेंगे। और जब हम करंट पास कराएंगे तो जो मेटल है वो यहाँ से निकलती रहेगी। और जो इसके अंदर मड था, मतलब गंदगी थी, वो एनोड मड इम्प्योरिटी की फॉर्म में यहाँ पर कलेक्ट होता रहेगा। इस तरीके से जो कैथोड रोड होगी उस पर प्योर जो है मेटल है वो डिपॉजिट होती रहेगी। हाँ जी बेटा, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोरिजन। कोरिजन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कोरिजन के ये तीनों पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वर दिखा रखी है बेटा, जो कि सिल्वर सल्फाइड कैसे कलर की होती है? ब्लैक कलर का। इसमें कॉपर दिखा रखी है, इसको बोलते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट। ओके, इसका फॉर्मूलाज भी कर लेना, ग्रीन कलर का होता है। आयरन दिखा रखी है रस्ट, जो कि ब्राउन कलर का होता है। ओके, यहाँ पर एक एक्टिविटी दिखा रखी है कि इसमें हमने एयर भी है, वाटर भी है। तो वो रस्ट जो नेल है वो रस्ट होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि दोनों चीजें प्रेजेंट है। अब यहाँ पर एयर और वाटर के बीच में हमने ऑयल की लेयर कर दी। इसमें क्या ये पिंस रस्ट होंगी? नहीं होंगी। इसमें हमने ड्राई एयर डाली है और कैल्शियम क्लोराइड मैंने बताया था जो कि एब्जॉर्ब कर लेता वाटर को, ये डाल दिया तो क्या नेल रस्ट होंगे? नहीं होंगे। ओके,
इसके बाद प्रिवेंशन ऑफ कोरिजन, प्रिवेंशन ऑफ कोरिजन के बारे में भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि हमें पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग ये सब करना चाहिए, इजी है, ठीक है। एलोए जो होती हैं वो गुड मेथड होता है इंप्रूव करने के लिए, किसी की भी प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करने के लिए। यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कि जो प्योर गोल्ड होता है उसको 24 कैरेट गोल्ड बोलते हैं। बेटा कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि 22 ग्राम गोल्ड में कितने परसेंट, 22 कैरेट गोल्ड में कितने परसेंट गोल्ड होता है, तो 96% गोल्ड होता है। तो इसी हिसाब से हम और भी परसेंटेज निकाल सकते हैं। वो 20 में भी पूछ लेगा, 18 में भी पूछ लेगा, ओके। तो आपको 18/24 इंटू 100 करना है, ओके। जितने में पूछे अपॉन में 24 करके 100 कर देना, ओके। यहाँ कुतुब मीनार के बारे में भी बता रखा है कि ये बहुत सालों से मतलब जो है कि वो रस्ट नहीं हुआ है, इसके बारे में आपको पढ़ना है, ओके। इसी के साथ हमारा 3rd चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे नेक्स्ट 4th चैप्टर। हाँ जी, अब हमारा नेक्स्ट 4th चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो इस चैप्टर में देखिए बेटा, जो कोवालेंट बॉन्डिंग है, कोवालेंट बॉन्ड, बॉन्डिंग इन कार्बन, कोवालेंट बॉन्ड, क्योंकि जो कार्बन होता है ना उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटरमोस्ट शेल में, तो ना तो उसको कोई 4 दे सकता, ना वो 4 किसी को दे सकता है, इसलिए वो हमेशा क्या करता है, शेयरिंग करता है। और जब शेयरिंग से कोई बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, कोवालेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर देखें बेटा, ये लाइन कर लेना, इसका क्या है, ये जब उसके पास जो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक को बोलते हैं टेट्रा वैलेंसी और दूसरे को बोलते हैं आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो 4 एनायन भी फॉर्म कर सकता है और वो कैटायन भी फॉर्म कर सकता है। हाँ जी, तो ये शेयरिंग देख लेना, सिंगल बॉन्ड आता है H2 के बीच में, डबल बॉन्ड आता है ऑक्सीजन के बीच में बेटा, और नाइट्रोजन के बीच में कैसा बॉन्ड आता है, ट्रिपल बॉन्ड। और ये कैसे बॉन्ड होते हैं, कोवालेंट बॉन्ड होते हैं। उसके बाद एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन होता है। जो एलोट्रोप्स का मतलब होता है कि एक ही चीज़ कई फॉर्म में एग्जिस्ट कर जाना, तो डायमंड फॉर्म में भी, ग्रेफाइट फॉर्म में भी, बक मिनिस्टर फ्लोरेंस, इसके अंदर कितने कार्बन होते हैं, 60 कार्बन होते हैं, ओके। जो डायमंड होता है वो बहुत ही ज़्यादा हार्डेस्ट होता है, ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है, डायमंड शाइनी होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता, ओपेक होता है, ये ब्लैक कलर का होता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है, ये बहुत ही ज़्यादा सस्ता होता है, ये बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है, ओके। अब हमारा नेक्स्ट है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, की कार्बन की वर्सेटाइल नेचर क्या है। तो यहाँ से 2 चीज़ें निकल के आएंगी, सिर्फ दोनों पैराग्राफ से 2 वर्ड निकल के आएंगी, एक तो कैटिनेशन और दूसरे से टेट्रा वैलेंसी। वैलेंसी 4 मतलब टेट्रा वैलेंसी, तो कार्बन टेट्रावैलेंट कंपाउंड होता है और यहाँ से कार्बन बहुत ज़्यादा लंबी चेन बना सकता है, इसलिए उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, कैटिनेशन। उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, कैटिनेशन। तो यहाँ से कैटिनेशन, यहाँ से टेट्रा वैलेंसी। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। बेटा यहाँ से देख लो, सैचुरेटेड वो होते हैं जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड हो, ये सैचुरेटेड का एग्जांपल है, और अनसैचुरेटेड वो होते हैं जिनके अंदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो, ओके। सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड वो होते हैं जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड हो, अनसैचुरेटेड वो होते हैं जिनके अंदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो। अनसैचुरेटेड का एग्जांपल होते हैं ऑयल्स और सैचुरेटेड का एग्जांपल होते हैं घी। हाँ जी, 1 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, मीथेन, 2 कार्बन इथेन, 3 कार्बन प्रोपेन। ये सब आपको कर लेना। ये स्ट्रक्चर चेन फॉर्म में भी हो सकते हैं, ब्रांच में, रिंग में भी। ये किसका स्ट्रक्चर होता है, बेंजीन का, C6H6। एक बॉन्ड छोड़ के एक डबल बॉन्ड लगाना है। बेंजीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। हाँ जी बेटा, उसके बाद आपको करने हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, अल्कोहल OH होता है, एल्डिहाइड CHO होता है, कीटोन C डबल बॉन्ड O होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH होता है। होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज में मैंने आपको बताया था, होमोलोगस सीरीज जो होती है वो कितने से डिफर करती है, CH2 से डिफर करती है, और CH2 का मोलिकुलर मास कितना होता है, 14U होता है। CH2 का मोलिकुलर मास कितना होता है, 14U होता है, ओके। इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या रहता है, सेम रहता है, ओके। उसके बाद आपको नेमिंग भी आनी चाहिए, जो नेमिंग NCERT में दी गई है उनकी प्रैक्टिस कर लेना। यहाँ से आपका जो आइसोमर का क्वेश्चन है वो भी आ जाता है, ठीक है। आपको नेमिंग भी आनी चाहिए बेटा। अब नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड की फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, वो कंबशन शो करती है। कंबशन का मतलब होता है जब कोई कार्बन कंपाउंड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जले, ओके,
ठीक है। तो यहाँ C+O2 ये भी कंबशन का एग्जाम्पल है, हीट और लाइट फॉर्म में। मीथेन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जल रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और हीट एंड लाइट फॉर्म हो रहे हैं। तो ये आप तीनों रिएक्शन डिटेल में कर लेना। उसके बाद हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है नेक्स्ट ऑक्सीडेशन। नाम से ही पता चल रहा है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब OH है और आपको क्या बनाना है COOH, मतलब क्या ऐड करना है, एक सिंगल ऑक्सीजन ऐड करनी है। और सिंगल ऑक्सीजन ऐड या तो एल्केलाइन KMnO4 से या एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट से ऐड हो जाएगी। उसके बाद एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में हम अनसैचुरेटेड से क्या बना देंगे, सैचुरेटेड, जिसको हाइड्रोजनेशन भी बोला जाता है, मतलब हाइड्रोजन को भी ऐड किया जाता है। कॉमनली इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनेशन। एडिशन रिएक्शन को कॉमनली क्या बोला जाता है, हाइड्रोजनेशन। उसके बाद हमारी लास्ट रिएक्शन आती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ देखें इस रिएक्शन को हम मीथेन के अंदर जब क्लोरीन गैस मिला देंगे तो क्लोरोमीथेन बन जाएगा और साथ में HCl भी। ऐसे ही CH4 में जब 2Cl2 मिला देंगे तो CH2Cl2 बन जाएगा और फिर HCl निकल जाएगा। इस तरीके से हम सारे के सारे H हटाते जाएंगे और क्लोरीन CH के अंदर क्या ऐड करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे। ओके, अब हमें इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट करना है, इथेनॉल की प्रॉपर्टी करनी है। ठीक है, तो जो इथेनॉल की प्रॉपर्टी है ये बहुत ज़्यादा बार मैंने भी आज क्वेश्चन कराए थे, प्रैक्टिस क्वेश्चन कराए थे, तब भी डाली थी कि जब सोडियम है अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा, सोडियम इथोक्साइड बना देगा, CH3CO CH2ONA, तो वो सोडियम इथोक्साइड बना देगा और साथ में हाइड्रोजन गैस भी रिलीज करेगा। उसके बाद अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ भी वो कैसे प्रोड्यूस करेगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को, मतलब डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड को। तो जो मिथेनॉल है, सॉरी इथेनॉल है, हॉट कंसंट्रेटेड एसिड की प्रेजेंस में इससे क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ वाटर निकल रहा है, मतलब ओल से, इथेनॉल से इथीन बन रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट या डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन। ओके, तो नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। इथेनोइक को क्या बोला जाता है, एसिटिक एसिड बोला जाता है। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ एसिड कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये किसके अंडर आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर आता है। अगर हम इससे 5 से 8% सॉल्यूशन बनाए एसिटिक एसिड को वाटर में मिला दे तो क्या बन जाता है, सिरका बन जाता है, विनेगर बन जाता है। अब इसकी रिएक्शन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड। ठीक है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, एस्टर बनाने की रिएक्शन, मतलब जब हम किसी किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को, मतलब इथेनोइक एसिड को और इथेनॉल को, इथेनोइक एसिड और इथेनॉल को कंबाइन कर देंगे और इसके अंदर से H और OH निकाल देंगे, मतलब क्या निकाल देंगे, पानी निकाल देंगे। तो जो ये सब्सटेंस फॉर्म होगी वो क्या बनेगी, एस्टर। और जो एस्टर होते हैं वो स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होते हैं, परफ्यूम या फ्लेवरिंग एजेंट्स में यूज होते हैं। ओके, जब आप एस्टर से NaOH की रिएक्शन कराते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, इथेनॉल मिल जाता है और साथ में CH3CONA भी ऑब्टेन हो जाता है, सोडियम एसीटेट भी ऑब्टेन हो जाता है, पानी भी ऑब्टेन हो जाता है जब इसको डायरेक्टली किसके साथ रिएक्ट कराएंगे, NaOH के साथ रिएक्ट कराएंगे। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है सोप एंड डिटर्जेंट। जो सोप होता है वो स्कम प्रोड्यूस करता है हार्ड वाटर में, जो डिटर्जेंट होता है वो खारे पानी में भी, मतलब हार्ड वाटर को किस में कन्वर्ट कर देता है, सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर देता है। जो सोप मॉलिक्यूल होता है वो सोडियम और पोटाशियम की लॉन्ग चेन होती है। ओके, और यहाँ पर ये मिसल्स फॉर्मेशन का डायग्राम, ये जो गोल वाला एंड है ये सोडियम होता है और जो लॉन्ग चेन होती है वो क्या होता है, फैटी एसिड की लॉन्ग चेन होती है जो कि सोप मॉलिक्यूल। और ये जब किसी किसी कपड़े से डर्ट को रिमूव करता है तो वो क्या फॉर्म करता है, मिसल्स फॉर्म कर लेता है। इसको ध्यान से कीजिएगा। इसका एक एंड होता है हाइड्रोफिलिक एंड जो कि पानी की तरफ रहेगा, एक एंड होता है हाइड्रोफोबिक एंड जो कि पानी नहीं ऑयल की तरफ रहेगा। ओके, हाँ जी, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार आता है कि जो सोप होता है वो स्कम फॉर्म कर देता है क्योंकि खारे पानी के अंदर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम का सोल्ट प्रेजेंट होता है और जो कि सोप के साथ रिएक्ट करके स्कम बना देता है। बट जो डिटर्जेंट होता है वो इस प्रॉब्लम को ठीक कर देता है क्योंकि डिटर्जेंट कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन को क्या कर देता है, मतलब उसको ख़त्म कर देता है। ठीक है, डिटर्जेंट आर जनरली सोडियम सोल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड। जो डिटर्जेंट्स होते हैं वो सोडियम सोल्ट होते हैं सल्फोनिक एसिड या सल्फोनेट के और क्लोराइड और ब्रोमाइड आयन के साथ।
ओके। इसी के साथ फिर इस वजह से क्या हो जाता है कि डिटर्जेंट एक्ट करता है हार्ड वाटर में और साबुन एक्ट करता है सॉफ्ट वाटर में। इसी के साथ हमारी फुल केमिस्ट्री बेटा कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने मार्क कराया, प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा। गुड बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।